एनसीईआरटी बुक में ये ऑसिलेशन के नाम से है और बाकी बुक्स में जैसे ट्रिकी अप्रोच, एस सी वर्मा सब में सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और जे मेन नीट लेवल तक जाएंगे। तो हम आपके अपने धर्मात्मा सर और आज शुरू होता है सफर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? देखो, पीरियोडिक मोशन के बारे में जानते हो, पीरियोडिक मोशन के बारे में कि कोई मोशन अगर रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीट होता रहता है, रेगुलर टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल पर, तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन समझते हैं। जैसे मान लो अर्थ का रोटेशन, पीरियोडिक मोशन की जहां तक बात है, पीरियोडिक मोशन की जहां तक बात है, तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन क्या है? द मोशन विच इज रिपीटेड at regular time interval, at regular time interval is called periodic motion। एग्जाम्पल में अर्थ का रोटेशन, जैसे हमारी पृथ्वी जो घूमती है तो अपने एक्सिस पर हर 24 आवर्स में, हर 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है ना। तो अर्थ का मोशन पीरियोडिक मोशन हुआ क्योंकि हर 24 आवर्स में इसको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो फिक्स टाइम इंटरवल पर एक साइकिल पूरा हुआ ना, मोशन रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन हुआ। और तुम्हारे घड़ी की सुई, द हैंड ऑफ योर क्लॉक, तुम्हारी घड़ी की सुई अब सेकंड की सुई है तो हर 60 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, हर 60 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो घड़ी के सुई का जो मोशन हो गया वो भी हो गया पीरियोडिक मोशन, है ना। अब जैसे देखो ग्राफिकली अगर देखा जाए, ग्राफिकली जैसे मान लो इस तरह से खींच दिया, अगर यहाँ पर ये 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 9 सेकेंड और ये 11 सेकेंड है, 11 सेकेंड। ऊपर मान लो 10 मीटर तक गया, नीचे डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर। क्या ये पीरियोडिक है? बोलो, क्या ये पीरियोडिक है? इज इट पीरियोडिक? इज इट पीरियोडिक? देखो 0 से 2 सेकंड है यहाँ इंटरवल, लेकिन यहाँ इंटरवल बढ़ गया, 2 सेकंड से 6 सेकंड, 4 सेकंड का इंटरवल आ गया। यहाँ देखो 6 से 9 सेकंड के बीच 3 सेकंड का इंटरवल आ गया, 9 से 11 सेकंड के बीच 2 सेकंड का इंटरवल आ गया। तो फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है ना, मोशन रिपीट तो हो रहा है लेकिन फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। सो इट इज नॉट पीरियोडिक, इट इज नॉट पीरियोडिक। ये पीरियोडिक मोशन नहीं हुआ, ये पीरियोडिक नहीं हुआ। अगर यहाँ देखो, अब देखो ये पीरियोडिक नहीं हुआ। अभी देखो अगर जैसे ये 0, 2, 4, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड है, अभी देखो टाइम इंटरवल इक्वल है और मोशन रिपीट भी हो रहा है बार बार ये साइकिल, यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट हुआ जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ हो, यहाँ तक 1 साइकिल हुआ, यहाँ तक हुआ 1 साइकिल। अब यही यहाँ तक फिर एक और साइकिल, है ना। तो वो साइकिल रिपीट हो रहा है और वो भी रेगुलर टाइम इंटरवल पर। सो यस इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक। ये पीरियोडिक मोशन हुआ। और एक बात बता दें, देखो कभी भी अगर फंक्शन साइन थीटा या कॉस थीटा में है तो समझ जाओ वो पीरियोडिक होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू भी रिपीट होती रहती है ना। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, फिर कहां जाकर 0 होगा? साइन 180 डिग्री पर 0, फिर साइन 360 डिग्री पर 0, बार बार वो वैल्यू आ रहा, रिपीट हो रहा है। तो साइन थीटा इज पीरियोडिक। सिमिलरली कॉस थीटा के केस में भी यही बात है। तो अगर कहीं पर कोई फंक्शन में साइन थीटा या कॉस थीटा लगा हुआ है तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन, ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन, है ना। जैसे किसी पार्टिकल के लिए कोई ग्राफ मान लो इस तरह, सॉरी ग्राफ नहीं, कोई इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है y = a sin थीटा, ऐसा करके, तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में होगा। साइन थीटा को देखकर क्लियर बता सकते हो, साइन थीटा को देखो और बता दो वो पीरियोडिक होगा, बस, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन हो गया वैसा मोशन जो बार बार रिपीट होता रहे लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ? ये रिपीट होता रहता है बार बार अपने मीन पोजीशन के अबाउट, ये रिपीट होता रहेगा बार बार। टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पेंडुलम का मोशन, वो हुआ ऑसिलेटरी मोशन। अब एसएचएम क्या है? तो उसके पहले रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में जान लो।
जैसे रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ये कहने का क्या मतलब, रीस्टोरिंग फोर्स कहने का क्या मतलब, जैसे देखो इस पेंडुलम को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इधर, और ये पेंडुलम आ गया यहाँ, कितना एंगल, थीटा। सारा फुल दिखा दो, नीचे mg के दो कंपोनेंट्स, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। यही तो हुआ ना रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस लेकर आ रहा है। हम इधर डिस्प्लेस कर दिए, थोड़ा इधर गया, लेकिन ये फोर्स इसको वापस लेकर आ रहा है, अपने मीन पोजीशन के वापस लेकर आ रहा है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स हो गया mg sin थीटा। माइनस लगा दो रीस्टोरिंग फोर्स में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर करवाए और फोर्स लग रहा है इस साइड, तो रीस्टोरिंग फोर्स में निगेटिव लगा देना चाहिए। तो रीस्टोरिंग फोर्स हुआ कि जो वापस लेकर आए। जैसे देखो एक और सिचुएशन देखते हैं, जैसे मान लो, देखो जरा, ये अर्थ के डायमीटर के अलोंग कोई टनल डग कर दिया, कोई सुरंग बना दिया, ऐसे पूरा सुरंग बना दिया, टनल बना दिया। अब इसमें एक पार्टिकल गिराओगे तो देखो ये पार्टिकल गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, ये रहा सेंटर अर्थ का, तो गिरेगा तो वेलोसिटी इसका बढ़ता जाएगा, जीरो से बढ़ते बढ़ते यहाँ जैसे ही क्रॉस करेगा सेंटर को, जैसे सेंटर को क्रॉस करेगा तो फिर तो ग्रेविटी लग रहा है सेंटर की ओर, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर अपोजिट। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इस सेंटर से, और ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, सेंटर की ओर। तो हुआ ना यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर क्या हो गया, इस सिचुएशन में रीस्टोरिंग फोर्स हो गया mg, वही ग्रेविटेशन फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स बार बार इसको ऊपर लेकर जाएगा, और यहां से जैसे ऊपर जाएगा क्रॉस कर जाएगा तो फिर लगने लगेगा वेट डाउनवर्ड सेंटर की ओर, तो इसको फिर वापस आना होगा। इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। अब एसएचएम के बारे में समझते हैं, बोलो यहां तक क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले थ्योरी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं अच्छे से प्यार से, उसके बाद टिप्स ट्रिक्स में मजा आएगा ना, है कि नहीं, कि अचानक से ट्रिक्स पर फिर बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगेगा। अब ये एसएचएम हुआ क्या कि वैसा ऑसिलेटरी मोशन, द ऑसिलेटरी मोशन in which restoring force is directly proportional and opposite to displacement, तब रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन को हम एसएचएम कह सकते हैं। अच्छा, फोर्स F इज इक्वल टू ma, तो तुम ये भी तो लिख सकते हो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एसएचएम का पहचान। हाउ विल यू आइडेंटिफाई एसएचएम, एसएचएम को कैसे पहचानोगे कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो एक तो लॉजिकली हो गया कि देखोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगर अपोजिट लग रहा है, मतलब डिस्प्लेस किया ऊपर और रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है नीचे, जिस फोर्स की वजह से वो वापस आएगा, तो इस तरह से वो रिपीट होता रहेगा, तो वो भी एसएचएम हो गया। या फिर मैथमेटिकली देखना हो तो तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा आ गया तो समझ जाना कि पार्टिकल एसएचएम में है। देखते हैं ना करके, देखते हैं करके। देखो कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, कोई इक्वेशन है, अभी चेक करना है हम लोगों को। y है डिस्प्लेसमेंट, और तुमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देता है वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करो ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा, तो इधर लिखोगे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ गया। चलो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी होता है वेलोसिटी का। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दो। तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, ये ओमेगा बाहर भी तो आता है ना, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
अभी जरा देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको a साइन ओमेगा टी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और देखो तो जरा ध्यान से, a साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से ये देख रहे हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि द पार्टिकल विच फॉलो दिस पाथ विल एग्जीक्यूट एसएचएम, यानी कि वो एसएचएम में होगा। तो इक्वेशन दिया था, फटाक से चेक कर लिए, है ना, एक्सेलरेशन फाइंड करके चेक कर लो एसएचएम में है कि नहीं। कुछ भी, जैसे मान लो, जैसे देखो, अगर दिया है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर, क्या ये एसएचएम में होगा? नहीं होगा, क्योंकि x का स्क्वायर है। a इज इक्वल टू प्लस 10x, क्या ये एसएचएम में होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है, अपोज नहीं कर रहा है। a इज इक्वल टू माइनस 5x, यस, ये एसएचएम में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एसएचएम में होगा। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा एसएचएम को लॉजिकली हम लोग समझते हैं, बारीकी से, माइन्यूटली। देखो जरा, ये हो गया पॉइंट, जिस पॉइंट से पार्टिकल इधर चलना शुरू किया, और पार्टिकल जैसे ही इधर चलने लगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, जिसके वजह से क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज करते करते, घटते घटते कहीं जाकर जीरो हो गया, वेलोसिटी कहीं जाकर जीरो हो गया। तो यही हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम पोजीशन यहीं तक जा सका, क्योंकि इसका वेलोसिटी यही जीरो था। ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि मैक्सिमम पोजीशन यहीं तक जा सका। लेकिन क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा था, तो इसके वजह से क्या होगा, ये फिर इधर आने लगेगा, तो वेलोसिटी फिर जीरो से बढ़ते 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 यहां जब आता है, तो यहां पर वेलोसिटी हो जाता है मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन, दिस पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो गया। तो वेलोसिटी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाए, दैट पॉइंट इज मीन पोजीशन। अब क्योंकि वेलोसिटी यहाँ जीरो है नहीं, वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है, सो द पार्टिकल विल प्रोसीड अहेड। पार्टिकल जैसे इधर आया, रिस्टोरिंग फोर्स का तो नेचर है, वो अपोजिट लगता है, तो फिर इसका वेलोसिटी घटते घटते यहाँ आकर फिर से जीरो हो जाएगा, और ये फिर वापस आएगा, फिर यहां से आगे बढ़ जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। और क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इसलिए पार्टिकल एसएचएम में है। ठीक, अब जरा देखो, वेलोसिटी जीरो है, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। देखो, फोर्स एसएचएम में क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो ऑब्वियसली फोर्स भी मैक्सिमम। अच्छा, फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, क्योंकि F इज इक्वल टू ma, और नेगेटिव साइन तो बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन है फोर्स का, बस इतना है। इसीलिए यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम। लेकिन जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा मीन पोजीशन पर, है ना। और यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन जीरो, उल्टा होता है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब इसको ग्राफ से जरा समझो, बोलो ना, यहां तक एकदम क्लियर? ठीक है। इस ग्राफ में हम लोग मीन पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन देखते हैं। मीन, मैक्सिमम, ये सब जीरो, यहाँ पर मान लो 2 सेकेंड है, यहाँ पर 4 सेकेंड, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ पर 10 सेकेंड, और यहाँ पर 12 सेकेंड। देखो इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो देखो जरा, 2 सेकेंड पर एट 2 सेकेंड, ग्राफ में नोटिस करो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वहां पर वेलोसिटी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी उल्टा मिनिमम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम।
और एक्सेलरेशन भी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी 0 होगा। किस पॉइंट पर? 2 सेकंड पर, यहां पर 2 सेकंड पर, है ना। और मीन पोजीशन वाला पॉइंट कौन कौन सा हो गया? मीन पोजीशन वाला पॉइंट कौन कौन सा हो गया? तो मीन पोजीशन वाला पॉइंट हो गया 0, फिर ये आपका 4 सेकंड, 4 सेकंड, फिर ये 8 सेकंड पर, 8 सेकंड पर, फिर 12 सेकंड पर, क्योंकि इस जगह पर 4 सेकंड पर, 8 सेकंड पर, 12 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उसी को तो मीन पोजीशन बोलते हो। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़े? बढ़े? ठीक, आगे एसएचएम समझ में, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेचर। ठीक है, अब देखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी का स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब जरा इसके ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच, और ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम ले लो इधर, काइनेटिक एनर्जी और टाइम, क्योंकि यहाँ तो टी है ना। तो देखो ये ग्राफ किस में? कॉस में आना चाहिए, और कॉस थीटा का ग्राफ कहां से शुरू होता है? ऊपर से, यहां से। अब क्योंकि स्क्वायर है तो कॉस की वैल्यू अगर निगेटिव भी लेते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा, सिर्फ ग्राफ नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू के लिए भी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच आ गया ये ग्राफ, है ना। अब जरा देखो, अगर इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करें हम लोग, जैसे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब अगर तुम काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हो, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो देख लो ये यहाँ एक्स का स्क्वायर है ना, जब भी क्वाड्रेटिक होता है फंक्शन, जैसे एक्स का स्क्वायर है, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करते हो? पैराबोलिक। लेकिन ये निगेटिव में है, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो निगेटिव में ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, इधर हो जाएगा प्लस एम्पलीट्यूड, इधर हो जाएगा माइनस एम्पलीट्यूड, है ना, ये बीच में आएगा, ये बीच में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के बीच ऐसा ग्राफ हो गया, और काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या अगर टाइम के टर्म में लिखोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो यहाँ तो साइन का फंक्शन है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करे तो कहां से ग्राफ शुरू होगा? ओरिजिन से, और निगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच का ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो देखो डायरेक्टली ये पैराबोला है, पैराबोला पॉजिटिव साइड में इस तरह से है ना, क्वाड्रेटिक में है, एक्स स्क्वायर है पैराबोला, ये ओरिजिन हो गया, इधर माइनस से हो जाएगा, इसके सामने प्लस से हो जाएगा। अब जरा टोटल एनर्जी फाइंड करो, तो टोटल एनर्जी जब फाइंड करोगे तो टोटल एनर्जी क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को ऐड करो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग टोटल एनर्जी ये लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ना इसमें डिस्प्लेसमेंट है x ना टाइम है t। इट मींस कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट, ना ये डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होगा ना ही टाइम के साथ चेंज होगा टोटल एनर्जी।
तो अब अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करते भी हो टोटल एनर्जी का टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ग्राफ तो एकदम पैरेलल जाएगा ऐसे, क्योंकि कांस्टेंट है, ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। और अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो तो वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है बताओ? इफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट then it obeys the principle of conservation of energy. conservation of energy का मतलब क्या हुआ? total energy constant ना, तो SHM also obeys the principle of conservation of energy. तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें मिलाकर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो किस तरह का एक कॉमन ग्राफ आएगा? जरा देख लो भाई साहब, देख लो सीधा लाइन जा टेढ़ा हो जाता है। देखो एक ग्राफ जाएगा आपका, एक ग्राफ आपका आएगा ऐसे, डॉट डॉट नहीं हो रहा है, डॉट 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 डॉट, एक जाएगा आपका ऐसे ऐसे और एक हो जाएगा ऐसे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बताएगा टोटल एनर्जी है ना, और ये वाला क्या बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या बताएगा? ये वाला बताएगा काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कुछ पेंडुलम जो कि एसएचएम को फॉलो करता है। जैसे सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? अगर एक स्ट्रिंग में एक बॉब लटका दो, बॉब मतलब स्मॉल स्फेयर, छोटा सा स्फेयर, और इसको अगर डिस्प्लेस कर दो इधर, थोड़ा सा खिसका के ऐसे छोड़ दो, तो तुमको पता है इधर mg sin थीटा लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, और इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा। अब यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ से गिरेगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये आगे बढ़ जाएगा इधर, फिर mg sin थीटा इधर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो mg sin थीटा है, जिसकी वजह से फिर ये वापस गिरने लगेगा और ये इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा। अब क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, सो इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम। तो अब इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो वो टाइम पीरियड हम लोग कहां से निकालते हैं? T = 2 पाई √ L/g। लेकिन ये तो तब लगाते हैं, तब अप्लाई करते हैं जब एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, यानी सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, नॉट एनी अदर फोर्स, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी के अलावा। तब टाइम पीरियड कहां से निकालोगे? 2 पाई √ L/g से, जहां L हो गया लेंथ, इस पेंडुलम का लेंथ और G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा हो तब। लेकिन अब देखो जेईई मेन और नेट में क्या होता है कि ग्रेविटी के जगह पर मान लो और भी कोई फोर्स लग रहा हो वहां पर, तब आपको ऐसे सॉल्व करना है, 2 पाई √ लेंथ बाय एक्सेलरेशन, 2 पाई √ लेंथ बाय एक्सेलरेशन। इस तरह से सवाल सॉल्व करोगे, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक ना? जैसे कि देखना चाहोगे, जैसे मान लो कोई पेंडुलम किसी कार में ये पेंडुलम लटक रहा है, जिसकी लंबाई L है, जिसका लेंथ L है, और ये कार जा रही है किसी सर्कुलर पाथ पर जा रही है कार। पेंडुलम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा। अब पेंडुलम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, ठीक, और एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो होता है वेट mg। तो दो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अब सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी के अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, तभी टाइम पीरियड आएगा इस पेंडुलम का कार के अंदर। अब नेट फोर्स अगर देखोगे तो नेट फोर्स तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एक फोर्स लग रहा है mv²/r, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा फोर्स लग रहा है mg, तो mg का स्क्वायर, यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। F = ma, यहां भी m कॉमन ले लो,
m आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में रह गया v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर यानी कि इतना प्लस g स्क्वायर, m से m कैंसिल, आ गया एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन आ गया तो टाइम पीरियड तो बड़ा इजीली निकाल लोगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, v का पावर 4 बाय r स्क्वायर अब प्लस g स्क्वायर, ये अंडर रूट में है तो 1/2 लिख सकते हो। बोलो क्लियर, क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, L बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करो और निकाल लो, है ना। ठीक, अब जरा देखो, जैसे मून पर, अगर मान लो पेंडुलम क्लॉक तुम मून पर ले जाते हो, मून पर, तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है, जितना अर्थ पर है उसका 1/6 मून पर। जैसे अपने यहाँ अर्थ पर ग्रेविटी है मान लो g, तो मून पर कितना हो जाता है 1/6 g/6 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा g/6। अभी मून पर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, मून पर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट L बाय g/6, g/6, 6 ले गए ऊपर, 6 ले गए ऊपर, तो रूट 6 टाइम्स बढ़ गया ना, रूट 6 टाइम्स बढ़ गया ना टाइम पीरियड मून पर। ऐसे भी सोचो, अगर मून पर ले जाते हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, जी की वैल्यू घट जाती है, तो जी के डिक्रीज होने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो मून पर कितना टाइम्स बढ़ जाता है टाइम पीरियड, रूट 6 टाइम्स। ठीक, ये था सिंपल पेंडुलम। अब बात करते हैं हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में। देखो जरा, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम। अगर किसी स्प्रिंग में कोई ब्लॉक अटैच किया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब ब्लॉक को अगर थोड़ा सा पुल किया नीचे और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, फोर्स लगाकर छोड़ दिया, तो क्या होगा, स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगा ना इधर, और स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, F इज इक्वल टू kx। स्प्रिंग ऊपर खींचेगा, जैसे तुम इधर थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग ऊपर खींचेगा तो ये वापस चला जाएगा उधर, है ना। और फिर स्प्रिंग जो कंप्रेस होगा तो फिर से स्प्रिंग रिलीज करेगा इसको, तो फिर वापस ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ, माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, देखो जरा, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, माइनस के एक्स बाय एम। अब देख रहा है क्लियर कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और जब भी ऐसा आ गया तो मतलब ये एसएचएम में है, एसएचएम में, यानी कि स्प्रिंग पेंडुलम एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है अभी। अब ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहां से आ जाएगा टाइम पीरियड, है ना। अब इसको मून पर ले जाओ, अर्थ के सेंटर पर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला में स्मॉल जी आ ही नहीं रहा है, तो टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मून पर ले जाओगे तब भी टाइम पीरियड वही रहेगा स्प्रिंग पेंडुलम का। जैसे तुम्हारे रिस्ट वॉच में, कलाई घड़ी में स्प्रिंग लगा होता है, तो वो यहां भी करेक्ट टाइम देगा, मून पर भी करेक्ट टाइम देगा। लेकिन पेंडुलम क्लॉक, सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी, मून पर जाते ही उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी। आ रहा है समझ में ना। अब देखो जरा और काम की बात, फिर एक ट्रिक बताते हुए, टिप्स ट्रिक बताते हुए खत्म कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखो, ये तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब अगर सीरीज ग्रुपिंग में हो स्प्रिंग, सीरीज ग्रुपिंग कहने का क्या मतलब, सीरीज ग्रुपिंग कहने का क्या मतलब, कि जैसे एंड पॉइंट पर अगर ब्लॉक अटैच्ड हो, एंड पॉइंट पर, या यूं कहो एक स्प्रिंग का कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, ब्लॉक का मास M, कि अगर एक ही स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच हो ब्लॉक से तो ऐसा ग्रुपिंग होगा सीरीज ग्रुपिंग। ऐसे भी रह सकता है, इसको सस्पेंड भी कर सकते हो, लटका के भी देख सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग के केस में याद रखना कि इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे हम लोग, 1/K1 प्लस 1/K2। जैसे क्लास 10th में पढ़ता था रेजिस्टेंस का सीरीज में होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में होता था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसका ठीक उल्टा याद रखना स्प्रिंग के केस में, यहाँ सीरीज में हो जाएगा 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल ग्रुपिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये पैरेलल है,
सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई किए, कैसे पहचाने? अगर एंड पॉइंट पर ब्लॉक हो या फिर एक ही स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच हो, बाकी सारा स्प्रिंग नहीं, तो ऐसा हुआ सीरीज ग्रुपिंग। और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा कि ऑल द स्प्रिंग्स विल बी कनेक्टेड टू द ब्लॉक्स, सारा स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है। देखो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, देखो दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है, दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ऐसा ग्रुपिंग हुआ पैरेलल ग्रुपिंग, इसको बोलेंगे पैरेलल। और पैरेलल जब होगा तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, K1 प्लस K2। अब मान लो इसी सिचुएशन में बोला कि इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो इधर डिस्प्लेस किया तो ये स्ट्रेच हुआ और ये कंप्रेस हुआ, ये दब गया तो इधर फेंकेगा, और ये खिंचाया था तो इधर खींचेगा। तो ये ब्लॉक जो इधर खिसका के छोड़ दिए वो ब्लॉक फिर वापस इधर आएगा, इस बार ये कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, और ये वाला खिंचा जाएगा, तो फिर ये धकेलेगा इसको उधर, इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो स्प्रिंग पेंडुलम का जानते हो 2π√m/k, तो यहां पर के इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2 हो गया, K1 प्लस K2 आंसर। ऐसे आ जाएगा टाइम पीरियड। बोलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब एक टिप जान लो, एक टिप जान लो, ये चीज बहुत काम आता है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर काट दिया गया, देखो स्प्रिंग को काट दिया गया, जैसे पूरे स्प्रिंग की लंबाई L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इसको कट कर दिया गया तो एक टुकड़ा का लेंथ L1 और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया K1 हो गया, अब चेंज हो गया, ठीक, और दूसरे टुकड़ा का लेंथ L2 और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K2 हो गया। तो ये टिप है, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, बहुत यूजफुल होगा। तो तुम लिख सकते हो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी K इंटू L इज इक्वल टू K1L1 इज इक्वल टू K2L2। सारा प्रॉब्लम कटिंग वाला जितना भी दिया रहेगा सब इजीली सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, यहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो, जैसे देखो कि इफ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है is cut into two equal pieces, then find the time period of one piece। जैसे दो बराबर टुकड़ा में काट दिया, मान लो एक टुकड़ा का लेंथ L1 एक का L2 और दोनों ही इक्वल, आधा काट दिया गया, तो क्या लिखोगे L/2। अब तुम क्या करो, इन दोनों को इक्वल ले लो, जैसे K इंटू L, पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, इज इक्वल टू K1L1, तो यहां से आपका K1 तो आ गया भाई साहब, तो K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू L/L1, तो K इंटू L/L1 कितना हो जाएगा L/L1। देखो L1 इज इक्वल टू L/2, तो L/L1 कितना आ जाएगा 2 के बराबर। अब यहाँ 2 ले लो तो ये हो गया 2K, है ना। तो एक टुकड़ा का, जैसे एक स्प्रिंग था उसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया, तो पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो एक टुकड़ा का कितना हो जाएगा 2K। अगर तीन इक्वल पार्ट में काटोगे तो 3K, 4 इक्वल पार्ट में काटोगे तो 4K। तो इस तरह से अगर n इक्वल पार्ट में काटा गया, इफ कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो K इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा कितना NK। और मान लो इक्वल पार्ट नहीं है तो तुम्हारे पास तो ये हथियार है ही, चला देना, है ना, अलग अलग लेंथ पर, ठीक है। बोलो क्लियर, तो ये टिप बहुत काम आएगा, ठीक है। अब एक ट्रिक सीखते हैं, लोग ट्रिक सीखते, ट्रिक स्प्रिंग के लिए तो सीखते हैं हम लोग एक लाजवाब ट्रिक, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसमें न्यूटन्स लॉ का भी एक ट्रिक काम करेगा और इसके लिए एक अलग से ट्रिक देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ट्रिक वेरी यूजफुल। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, यकीन मानो, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, जनरल प्रोसेस से, जनरल मेथड से, लेकिन ट्रिक याद रखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√m/k,
इनटू में x बाय x डैश से मल्टीप्लाई कर देना। x क्या है, तो x हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, और x डैश क्या हो गया, तो ये हो गया इलोंगेशन या कंप्रेशन, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग। बहुत लाजवाब ट्रिक है, बहुत लाजवाब ट्रिक है। देखो जरा एक सिंपल सा फिगर, सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं पहले, सिंपल सा सिचुएशन। किसी स्प्रिंग में एक ब्लॉक को लटका दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास m, अभी इसका टाइम पीरियड फाइंड करने का है। तो मान लो कि ब्लॉक को अगर x से डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग भी तो खिंचाएगा सेम। मान लो स्प्रिंग का इलोंगेशन x डैश है, तो यहाँ तो x इज इक्वल टू x डैश हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x डैश करोगे तो कट जाएगा, और टाइम पीरियड सिंपल आ जाएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ देखो और 2-3 एग्जाम्पल देख लो जरा। यहां पर देखो, देख लो भाई साहब, यहां स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास m। अब देखो यहां पर टाइम पीरियड पूछा, तो यहां भी सेम कहानी, ब्लॉक को अगर x से डिस्प्लेस करोगे और मान लो स्प्रिंग खिंचाया x डैश, तो जितना ब्लॉक डिस्प्लेस होगा उतना ही तो स्प्रिंग खिंचाएगा। तो यहां भी हो गया x इज इक्वल टू x डैश, x इज इक्वल टू x डैश काटो, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट m बाय के। आंसर। एक और एग्जांपल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं सिचुएशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। देखो 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 देखो, यहाँ एक पुल्ली लगाना पड़ेगा, यहाँ स्प्रिंग दिखाना पड़ेगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्या करें अब, यहाँ पर एक और पुल्ली और एक ब्लॉक ऐसा ले लिया, ब्लॉक का मास m है। अभी बोला कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, स्ट्रिंग में टेंशन T, यहां तक सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम ही लेंगे। अब ये इस पुल्ली पर विचार करो, तो इस पुल्ली पर T प्लस T 2T, तो इसमें कितना लगेगा, T प्लस T 2T। अभी जरा न्यूटन लॉ वाला ट्रिक अप्लाई करो। न्यूटन लॉ में एक ट्रिक था T इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो स्प्रिंग का टेंशन T और स्प्रिंग का इलोंगेशन x डैश मानते हैं हम लोग हमेशा इस ट्रिक में। देख लो ब्लॉक पर कितना लग रहा है फोर्स, वही स्ट्रिंग में टेंशन 2T और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x, T से T कैंसिल, तो यहां से x बाय x डैश बराबर क्या आ गया, 1/2। अब लगा दो ट्रिक स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के इंटू x बाय x डैश। देखो यहाँ x बाय x डैश और x बाय x डैश कितना आया, 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल, इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाय के। जादू, सो सिंपल। ठीक है, अब और बाकी के SHM के कॉन्सेप्ट के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक।